जब तक हम बैलों का समुचित उपयोग नहीं करेंगे तब तक हम गौवंश का रक्षण नहीं कर सकते और गौशाला भी पूर्णतः वित्त पोषित नहीं हो सकती जब तक कि हम अपने बैलों का पूरा उपयोग नहीं करेंगे। तो उस दिशा में हमने कुछ प्रयोग किए हैं और मुझे लगता है कि वो जो प्रयोग है वो सभी गौशालाओं में अनुकरणीय है, उनका गौशालाओं में उसका उपयोग किया जा सकता है। बैलों से संबंधित अगर हम अपनी भोजन व्यवस्था का ध्यान कर रहे हैं तो बचपन में हम सबके घरों में चक्की होती थी हाथ से चलने वाली, और उस हाथ से चक्की सुबह उठ के पहले आटा पीसा जाता था और उसी आटे का हम लोग सब लोग सेवन करते थे। जब से ये मैकेनाइज्ड ग्राइंडिंग आई तब से अब घर पे चक्की खत्म हो गई। घर में हमारी जो महिलाएं हैं वो भी वो श्रम नहीं करना चाहती। इसमें जो हमारा थोड़ा बहुत अध्ययन है उसमें हमने ये पाया कि आजकल जो ग्लूटेन इंटॉलरेंस इतनी बढ़ती जा रही है, डायबिटीज इतनी बढ़ती जा रही है, उसमें इसका बहुत बड़ा योगदान है। योगदान इस अवस्था में है कि गेहूँ जो जितने भी शाकाहारी लोग हैं, गेहूँ उनके भोजन का मुख्य आधार है। गेहूँ का जो एक प्रोटीन कंपोनेंट है जिसे हम लोग ग्लूटेन के नाम से जानते हैं, ग्लूटेन का एक और डेरिवेटिव होता है इसे ग्लाइसिन। ये जो ग्लूटेन है ये पॉलीमरिक फॉर्म में है। पॉलीमरिक फॉर्म का मतलब ये कि एक मॉलिक्यूल्स की चेन है जो कंटिन्यूसली एक्सटेंड होती है, कंटिन्यूसली रिपीट होती है, उसी को विज्ञान में पॉलीमर कहते हैं। जो ग्लूटेन है और डेरिवेटिव ग्लाइसिन है, जब इसको 1500 आटे जो चक्कियाँ चाहे बाजार में अनुकूल आटा लें या कोई सा भी आटा लें या बाजार में पिसवाने जाए तो ये चक्कियाँ जिन मोटर से चलती हैं वो 1440 आटे में चलने की चलती हैं। उसके चलने से जो 1440 आटे में जब वो मोटर चलती है तो उसके चलने से जो हीट जनरेट होती है, उस हीट जनरेशन के कारण गेहूँ के जितने भी प्लांट तत्व है सभी प्रभावित हो जाते हैं। पहला तो प्रभाव ये होता है कि जो उसका मुख्य तत्व है प्रोटीन, जो हमारे पोषण के लिए बहुत आवश्यक है, उसकी नेचर बदल जाती है। नेचर सेंस में बदल जाती है तो उसका जो दूसरा डेरिवेटिव है ग्लाइसिन, वो क्रॉसिंग हो जाता है। क्रॉसिंग का मतलब ये है कि जो उसके पॉलीमर की चेन की सीधी वो एक दूसरे को क्रॉस करने लगती है। इसका मतलब ये कि उसकी जो सुखाच्यता है वो उसमें प्रभाव पड़ जाता है। आप देखेंगे कि वो आटा रबड़ की तरह खींचने लगता है और उसके बोली मतलब उसके सारे गुणों में परिवर्तन आ है। इसके अलावा जितने भी हमारे खाद्य पदार्थ हैं उन सब में प्रकृति की तरफ से बसा पाया जाता है, उसके अंदर फैट पाई जाती है। गेहूँ में भी 2 से 2.5% प्रकृति की तरफ से फैट प्राप्त है हमारे। ये जो फैट है ये बहुत ही आवश्यक तत्व है हमारे शरीर की। हमारी बॉडी की हर सेल में फैट होता है। अगर आज हमारे शरीर में 70-80% जो जल है उसमें फैट का बहुत बड़ा रोल ये है कि ये एक्चुअली सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं जो कि हाइड्रोजन डोनर का काम करते हैं। तो जब हम सांस लेते हैं तो उसमें जो हमारी ऑक्सीजन जाती है और हमारे बॉडी के सेल में जो फैट है ये दोनों मिलकर H2O बनाते हैं। उसी लिए हमारे बॉडी के सेल में पानी पाया जाता है। फैट कंटेंट होता है गेहूँ में 2%, 2.5%, वो आधा रह जाता है। इसके अलावा जो बाकी फैट बचता है, लेकिन आपने देखा है कि जब आप घी या तेल को गर्म करते हैं तो उसके गुण बदल जाते हैं। थोड़ी देर रखे रहो तो उसके बाद उसमें बदबू आने लगती है। उसका मतलब ये कि उसका पेरोक्साइड फॉर्मेशन हो गया, फॉर्मेशन हो गया। तो बेसिकली जितने भी हमारे खाद्य पदार्थ हैं वो सारे हीट सेंसिटिव हैं। अगर हम उसको बार बार उसको हीट, पहले ही हमने उसको हीट दे दी और उस लेवल की हीट दे दी जो कि उसके गुणों में परिवर्तन करे, तो ये स्वाभाविक है कि जो हमारे को उसके गुण प्राप्त होंगे वो नहीं है। तो ये बड़ा लंबा विषय है, इसमें थोड़ा बहुत हमने लिखा है जो बाद में शेयर कर सकते हैं, लेकिन नक्शेल में हम ये कहना चाहते हैं कि इसके अलावा ये है कि जब भी हम ये आटा खरीदते हैं या गेहूँ को लेते हैं, गेहूँ के अंदर प्रकृति की तरफ से 10 से 12% नमी होती है, मॉइस्चर होती है। जिस चीज़ में भी मॉइस्चर होगा उसके अंदर प्रकृति के रूप से फंगस लग जाएगा 3 से 4 दिन। तो पहले हमारे ये विधान था, बचपन में सबने हमने देखा होगा कि हमारे
धोया जाता था और धो करके फिर उसको सुखा के फिर उसको पिसवाने जाया करते थे। अब हम धोने की व्यवस्था ही नहीं रही, तो हम चाहे बाजार से आटा खरीदें या कोई सा भी खरीदें, उसके अंदर जो पहले से फंगस लगी है वो हमारे शरीर को वैसे ही प्राप्त हो जाएगी बिना किसी मूल्य। तो कहने का मतलब ये है कि उस प्रकार से उस विधि से जो आटा के हम तैयार करते हैं, हमने एक मल्टीग्रेन आटा बनाया। उस आटे की विशेषता है भारत में आज हर घर में डायबिटीज हो गई है और ये सबको पता है कि खाना खाने के 2 घंटे बाद ब्लड शुगर लेवल शूट करता है, वो इसलिए उनको खाने के साथ दवाई खानी पड़ती है और वो लोग नाचते हैं, मतलब वो डायबिटीज हर घर में है और खाने के साथ उसका संबंध। तो हमने इस विधि से जो आटा बनाया है, जो आटा विकसित किया है मल्टीग्रेन आटा, यदि आप उसमें बनाई हुई रोटी खाएंगे तो खाना खाने के 2 घंटे बाद आपका ब्लड शुगर लेवल शूट नहीं करेगा, बिल्कुल वही रहा आएगा। और भी उसके बहुत सारे बोले, बहुत लंबा विषय है जो कि थोड़ी देर में मंच में नहीं बताया जा सकता है। मैं सिर्फ कहना ये चाहता हूँ कि जो विधि से हमारा आज मुख्य खाद्य पदार्थ आटा तैयार हो रहा है, उस विधि से प्राप्त हमारा जो अन्न है वो हमारे लिए पोषण के बजाय कुपोषण प्रदान कर रहा है। और उसका एकमात्र हल ये है कि वो जो जैसे पहले हाथ से चक्की चलती थी तो 1 मिनट में 50-60 चक्कर लेती थी, 50 RPM और 50-60 RPM। तो जब तक हम उसी विधि से उसको नहीं 50-60 RPM से ज़्यादा उससे अगर हम पीसेंगे तो हमें जो अन्न प्राप्त होगा वो हमारे लिए गुण से अधिक हानि करेगा। तो हमने जो बैलों से चक्की विकसित की है वो इसी उद्देश्य से की है कि भाई वो क्योंकि अब घरों में आटा नहीं पीसा जा सकता, व्यवस्था नहीं है, चक्की नहीं है, जगह नहीं है, धोने की वो नहीं है। तो अगर गौशाला है इसको हम अपने में लाएंगे तो ये क्योंकि आटा तो हर घर में चाहिए, तो ये बहुत बड़ा आय का साधन हो सकता है। और बहनों को क्योंकि आज जो बात होती है वो ये है कि भाई उन्होंने का बछड़ा मार दिया, बछड़ा पैदा होने या उसको बाहर निकाल दिया भूखा मरने के लिए। तो जब तक हम बैलों को बछड़े के उपयोग, हमारे यहाँ पहले गाय की महत्ता खेती के लिए थी और खेती का महत्व बैल के साथ था। तो जब तक हम बैल की उपयोगिता नहीं स्थापित करेंगे तब तक हम गौशाला को या गौ को रक्षण नहीं कर सकते। यहाँ पे जितने वक्ता बोले किसी ने इस पर नहीं ध्यान दिलाया कि भैया बैलों के लिए वो क्या करें। तो बैलों से बहुत सारे उपयोग हो सकते हैं। हमने एक यंत्र का विकास किया है जो अभी कोई स्थापित नहीं हुआ है, लेकिन बैलों से बिजली बनाई जा सकती है। और मेरा व्यक्तिगत विचार ये है कि ये इससे जो अपने बैलों की जो यंत्र या जो बिजली बनी है वो सोलर से कंप्लीट कर सकती है। ग्रीन एनर्जी है, बिल्कुल ग्रीन एनर्जी है, उससे ज़्यादा अच्छी ग्रीन एनर्जी कोई नहीं हो सकती। तो नटशेल में जो कहने का उद्देश्य है वो ये है कि जितना हम बैलों पर ध्यान देंगे, मतलब पहले गाय, मुझे याद है बचपन में जब हमारे घर में बछड़ा होता था तो गुड़ बचता था मोहल्ले में, क्योंकि बछड़े का महत्व था और बछड़े के हमें गाय से प्राप्त होता था, इसलिए गाय का महत्व था। वो दूध प्राप्त था, उसके गोबर में लक्ष्मी का निवास है, वो सब है। लेकिन हमारे यहाँ जितना भी परिवहन का साधन था या जितने भी साधन थे वो सब बैल से प्राप्त है। तो बुरा है सोचना है कि अगर हमारे को बैलेंस डेवलपमेंट करना है और हमारे को पूर्णतः वो करना है तो हमारे जो 50% साधन है जो कि बैल के रूप में हमें प्राप्त होते हैं, जब तक हम उसका उपयोग नहीं करेंगे तब तक हम वो नहीं उसका वो कर पाएंगे। ये मैं एक और विषय कहना चाहता हूँ। यहाँ पे काफ़ी चर्चा हुई, मुझे इस कहने के लिए क्षमा किया जाएगा, ये मेरे व्यक्तिगत विचार है। क्या कोई मैं ये नहीं कह सकता कि वैज्ञानिक मतलब व्यक्तिगत विचार है। वो ये है कि मेरा ये मानना है कि यदि हमारे को गाय के गोबर का, गौमूत्र का संपूर्ण लाभ लेना है तो उसके लिए आवश्यक ये है कि हमारे यहाँ जो वेद लक्षण गाय जिसको बताया गया कि गाय का किस प्रकार से पालन किया जाए, उसी प्रकार से जब हम करेंगे तभी हमें गाय का जो गोबर है या जो दूध है वो अमृत के रूप में प्राप्त होगा। उसके अंदर आर्टिफिशियल सेलिब्रेशन की बात नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ सब हिंदू जानते हैं कि हमारे यहाँ गोत्र का बड़ा ध्यान रखा जाता है। ये गोत्र शब्द गाय से आया, गाय के तीन उसका ध्यान रखा जाता था। तो जब तक हम उन चीज़ों का ध्यान नहीं रखेंगे कि भाई उसके अंदर जिससे प्रजनन हो रहा है उसके अंदर उसका वो तो नहीं है, उसी फैमिली का तो नहीं है, मतलब मेरा कहना ये कि संपूर्णता में जब तक हम नहीं करेंगे जब तक उसका वो नहीं होगा। दूसरे
एक मेरा व्यक्तिगत विचार ये है कि आज 50-60 साल पहले जब यूरिया ये भी आया तो सबने कहा भैया तो ग्रीन रेवोल्यूशन आ गया, ये तो अमृत प्राप्त हो गया धरती। 50-60 साल लगे हमें ये जानने में कि इसके कुछ प्रभाव है वो बहुत अधिक। इसी तरह मेरा व्यक्तिगत राय है, मैं गलत हो सकता हूँ कि शायद शॉर्टेज सीमेंट और इस प्रकार की जो विधि चल रही है जो कि हमारे शास्त्र के अनुकूल नहीं, उसके हमारे को थोड़े लंबे समय बाद 40 साल 50 साल उसके दुष्परिणाम प्राप्त होंगे जो प्राकृतिक नियम के विरुद्ध है। यदि हम उपयोग में जाते हैं, उस विधि का पालन करते हैं, तो यूरिया का जैसे हम अपने परिणाम देखें वो हमारे को देखने की संभावना है। तो मेरा अपना व्यक्तिगत राय है जो गौशाला को उपयोग कर रहे हैं वो उस विधि के साथ चले जो कि हमारे शास्त्रों में लिखा है, और अगर बैलों का पूरा उपयोग करेंगे गाय के साथ तो हम उसी से गौशाला में स्वावलंबन प्राप्त करते हैं। मेरी व्यक्तिगत ये राय है। मुझे अवसर दिया गया इसके लिए मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय विपिन बिहारी जी। आपने निश्चित रूप से जो विषय रखा है वो चिंतनीय है। भोजन की गुणवत्ता पर आपने बात कही, किस प्रकार से अनाज के भीतर न दिखने वाला फंगस जो लग जाता है नमी के कारण